गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको डीवैल्यूएशन होता क्या चीज़ है। ठीक है, डीवैल्यूएशन मीन्स डेलिब्रेट रिडक्शन बाय द गवर्नमेंट इन द वैल्यू ऑफ इट्स नेशनल करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर फॉरेन करेंसी। ठीक है, कि गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है कि डेलिब्रेटली रिड्यूस करती है अपनी नेशनल करेंसी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ या तो गोल्ड या फिर किसी और फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। सो इससे क्या है कि परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, जिस करेंसी का हम डिवैल्यूएशन करते हैं उसका परचेजिंग पावर कम होता है। राइट, अब मैं आपको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता देती हूँ डिवैल्यूएशन क्या है। सपोज जैसे मेरे पास $1 पहले था 50 रुपीज़ का। ठीक है, अब सोचा कि इसको डीवैल्यू कर दें, हमारी करेंसी रुपी को डीवैल्यू कर दें। ठीक है, तो क्या किया, $1 में भी 60 रुपी का कर दिया। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे डीवैल्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं 1 रुपी को देखूं तो 1 रुपी पहले कितने का था, 1/50 ये सेंट्स बनेंगे। ठीक है, और अगर अब हम देखें 1 रुपी कितने का हो गया, 1/60 सेंट्स। राइट, यानी कि रुपी की US डॉलर के मुकाबले में जो है परचेजिंग पावर कम हो गई, खरीद शक्ति कम हो गई, या फिर उसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू को कम कर दिया, इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। मेरे पास दो वर्ड्स हैं, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रीसिएशन। दोनों बात एक ही है, बात यही है कि या तो गोल्ड के मुकाबले में या किसी और फॉरेन करेंसी के मुकाबले में अपनी करेंसी का वैल्यूएशन को कम करना, दैट इज़ डीवैल्यूएशन। ठीक है, बात ये दोनों एक ही है, लेकिन डीवैल्यूएशन करता है कोई भी सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का, जैसे इंडिया के केस में RBI करेगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, यानी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली होएगा। ठीक है, सपोज रुपी का डिमांड जो है वो कम है और US डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, तो अपने आप रिवाइज जो होता है दैट इज़ डेप्रीसिएशन, और जो डेलिब्रेटली एक गवर्नमेंट करती है दैट इज़ डीवैल्यूएशन। ठीक है, अब डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, या फिर BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, एडवर्स जो हमारा डेफिसिट है उसको ख़त्म करने के लिए कैसे कारगर साबित होता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए नो इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर मैंने सपोज डीवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है, डीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि हम लोग फॉरेन करेंसी में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, $1 की अगर कोई चीज़ है, अब एक्सपोर्ट के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, तो यानी कि यहाँ से तो वो 50 रुपये की ही जा रही है $1 में। अब $1 में 60 रुपये की वो चीज़ जा रही है। ठीक है, सपोज अगर कोई चीज़ 50 रुपये की है तो 1 kg 50 रुपये की है, पहले 1 kg जा रही थी, अब 1 kg से थोड़ा ज़्यादा जाएगी इन केस ऑफ 60 रुपीज़। लेकिन फॉरेनर को कितना पे करना पड़ रहा है, उनको $1 ही पे करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास पहले एक्सपोर्टर्स को अगर 50 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 60 रुपीज़ मिल रहे हैं, वो तो उतना ही दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दे रहे हैं कि 50 रुपीज़ का 1 kg ही दे रहे हैं। अगर 60 रुपीज़ हो गया तो 1 kg से ज़्यादा देंगे, या फिर $1 से थोड़ा कम लेंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं अपने आप। राइट, एक्सचेंज रेट के मुकाबले में एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं और इसका फ़ायदा भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट के, अगर इन केस सपोज वही चीज़ जो 50 की थी अब 60 की हो गई है, तो कोई फ़र्क नहीं है, फिर डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। राइट, फिर सस्ता होने का बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ गए। तो प्राइसेस एक्सपोर्ट के नहीं बढ़ने चाहिए, तभी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट होगा।
दूसरा, डिमांड फॉर इम्पोर्ट मस्ट बी हाईली इलास्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा लोचशील होना चाहिए डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, जो हम मंगवाते हैं किसी और कंट्री से, राइट, वो हाईली इलास्टिक होने चाहिए, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। राइट, अब जैसे पहले $1 के मुकाबले 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी इम्पोर्ट महंगा हो गया है। ठीक है, महंगा हुआ है तो डिमांड कम होनी चाहिए, पर डिमांड कब कम होएगी, अगर जो है वो हाईली इलास्टिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। वो एक्स एक्सिस पे लिया हमने इम्पोर्ट्स, ओ वाई एक्सिस पे लिया रुपीज़ प्राइस। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एक है डी डिमांड, दिस इज़ इलास्टिक, ये हमारे पास इलास्टिक है, ज़्यादा इलास्टिक है, ये मोर इलास्टिक आप इसको लिख सकते एज़ कंपेयर टू D1 जो है हमारे पास लेस इलास्टिक है। अब बिफोर डिवैल्यूएशन का सीन क्या था, PS जो थी एक सप्लाई कर्व है और OQ क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं इंपोर्ट्स की, तो ये सारा जो है इंपोर्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, OP इंटू OQ1 हमारा क्या हो रहा है, इंपोर्ट पे जो है वो खर्चा हो रहा है। नाउ सपोज प्राइजेस जो हैं जो है बढ़ गए, क्यों बढ़े हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन कर दी, जो 50 का था वो 60 का हो गया, सो प्राइजेस बढ़ गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर डिमांड कर्व ये है D1 लेस इलास्टिक है, ठीक है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक है, तो हमारे पास डिमांड कितनी आ रही है, OQ2, यानी डिमांड में कम फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और अगर यही इलास्टिक डिमांड है, ज़्यादा इलास्टिक है, तो डिमांड में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। राइट, अगर तो ज़्यादा इलास्टिक है तो डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, अगर यही कम इलास्टिक है तो कम फर्क पड़ रहा है। तो होना क्या चाहिए, डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स मस्ट बी हाईली इलास्टिक, तभी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो डिवैल्यूएशन का बेनिफिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स शुड बी हाईली इलास्टिक। पहले इंपोर्ट्स की बात कर ली, अब एक्सपोर्ट्स जो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो वो भी हाईली इलास्टिक होने चाहिए, तभी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट होगा, नहीं तो डिवैल्यूएशन का फ़ायदा नहीं होगा। अब इसको भी देख लेते हैं कैसे। डिवैल्यूएशन से क्या हुआ, एक्सपोर्ट के प्राइजेस एक्सचेंज रेट के फॉर्म में कम हो गए। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये एक सप्लाई कर्व था PS, ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड था एक्सपोर्ट्स का। अब डिमांड, इसको थोड़ा और अच्छा कर लीजिए चाहे, तो ये था हमारे पास डिमांड, करेक्ट। तो अब मेरे पास दो है, एक तो ये है D1, दिस इज हाईली इलास्टिक, ठीक है जी, और एक है मेरे पास DD, ये है लेस इलास्टिक। अब आप देखिए कि डिवैल्यूएशन किया और प्राइसेस कम हो गए। अब इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक, अगर ज़्यादा इलास्टिक है तो डिमांड कितना बढ़ा, इतना, दिस वन Q से Q2 की तरफ चला गया, और अगर यही कम इलास्टिक था तो क्या हो गया, डिमांड Q से Q1 की तरफ आया। राइट, तो यानी कि अगर इन इलास्टिक है तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, या इन इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि प्राइजेस में कितना मर्जी चेंज क्यों ना हो लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर इन इलास्टिक एक्सपोर्ट है तो हमें बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि प्राइजेस कम भी कर दिए, डिमांड तो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। अगर इलास्टिक है, लोचशील है प्रॉपर, तो क्या होएगा कि अगर प्राइसेस कम हुए तो डिमांड ज़्यादा होएगी। देखिए यहाँ पे एरो से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर इलास्टिक ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड बढ़ा है, और अगर कम इलास्टिक है तो कम डिमांड बढ़ा है प्राइसेस के रिडक्शन आने में। और प्राइसेस के रिडक्शन कैसे हुए, ड्यू टू द डीवैल्यूएशन। राइट, तो अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, डिवैल्यूएशन का बेनिफिट तभी है अगर एक्सपोर्ट्स हमारे पास प्रॉपर उतने हैं जितने चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वन ऑफ द प्रीरिक्विसाइट फॉर द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स।
पॉसिबिलिटी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, हमने इंपोर्ट महंगा कर दिया कि इंपोर्ट का डिमांड कम हो जाए, लेकिन डिमांड तब कम होगा अगर हम अपने देश में जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बना पा रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द कंट्रीज इकोनॉमी, राइट। तो फॉरेन ट्रेड जो है उसका एक अपना एक इम्पोर्टेंस है कंट्री की इकोनॉमी में। तो डीवैल्यूएशन का बेनिफिट तभी है अगर फॉरेन ट्रेड जो है किसी कंट्री में है, और अगर है ही नहीं है तो फिर डीवैल्यूएशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? गाइड टू इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डायरेक्शंस, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है और डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। पिक्टोग्राम ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, जितने भी इकोनॉमिक चेंजेस हैं उसका एक पिक्टोग्राम है ये। इंडिकेटर ऑफ फॉरेन डिपेंडेंसी, हमें पता चलता है हम फॉरेन पे कितना डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। नॉलेज ऑफ फॉरेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, हमें पता चलता है कितना आगम है और कितना देनदारी है, कितनी लेनदारी है। नॉलेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन जो निवेश है उसके बारे में पता चलता है। इंडिकेटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का इंडिकेटर है। हेल्पफुल इन नेशनल प्लानिंग, देखिए बीओपी के ज़रिए हमें पता लगता है कि एक्सपोर्ट से हमें कितना इनकम आना है या इंपोर्ट के थ्रू हमारा कितना इनकम जाएगा, तो एक नेशनल प्लानिंग की जा सकती है। डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑफ कोर्स नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है, डिटर्मिनेंट है। देन हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये अपनी एक वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जो भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं वो बनाते हैं थ्रू द बीओपी, कि बीओपी कैसा है, सभी कंट्रीज़ का कैसा है, कहाँ पे एडवर्स है, कहाँ पे कैसा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।